नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, चलिए आज हम लोग भारतीय संस्कृति के ऊपर चर्चा करते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। ऐसा कहा जाता है कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है, लेकिन इतनी विविधता होते हुए भी भारत में एकता दिखाई पड़ती है। भारत विविधता होते हुए भी एक सूत्र में बंधा हुआ है। तो किन आधारों पर यह बात कही जाती है? कई बार परीक्षाओं में विद्यार्थियों से यह सवाल पूछ लिया जाता है, भारतीय संस्कृति में या प्राचीन भारतीय इतिहास में भी अक्सर पूछ लिया जाता है यह सवाल। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। In this vast country of ours, people profess different religions, speak different languages, dress differently and observe different customs, but we are one nation. The history of our struggle for independence and our faith in our future development are common bonds. ये मित्रों लाल बहादुर शास्त्री का कथन है कि हम लोग एक बहुत विशाल देश में रहते हैं और हम लोग तरह तरह के धर्मों का पालन करते हैं, तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरीके के परिधान हम धारण करते हैं, तरह तरह के भिन्न प्रकार के रीति रिवाज हमारे हैं, फिर भी हम एक देश हैं। हमारा जो स्वतंत्रता का संग्राम था, द हिस्ट्री ऑफ आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड आवर फेथ एंड आवर फ्यूचर डेवलपमेंट आर आवर कॉमन गोल्स। तो हम स्वतंत्रता के संग्राम में हम साथ साथ थे, और साथ ही साथ भविष्य में जो हमारा विकास हो रहा है उसमें भी हम लोग एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी के इस कथन में बहुत कुछ छुपा हुआ है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। मित्रों, टुडे व्हेन द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी सीम्स हॉलो, इक्वलिटी सीम्स अ क्रूअल वर्ड, and everyone is embracing the ethnocentric differences, it is imperative to define what unites me and you. Unity in diversity is India's strength. आज ये जो फ्रेज है यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है, ये हमें बड़ा छिछला प्रतीत होता है कई बार। जैसे कि आजकल देश की जो स्थिति है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि पूरा देश जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की आलोचना प्रत्यालोचना करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जानना चाहिए कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो हमें और आपको एकता के सूत्र में बांधती हैं, हमको और आपको एक करती हैं। क्यों? क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है, विविधता में एकता हमारी ताकत है, हमारे भारतवर्ष की ताकत है। तो इसलिए उन बातों को समझना होगा। बहुत सारी नादानियां जो हम लोग करते हैं बिना जाने समझे, उन नादानियों को त्याग करके, छोड़ करके हमें उन बातों की ओर ध्यान देना होगा जो हमें एक करती हैं। मित्रों,
सबसे पहले हम भूगोल पे बातचीत करें। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी हैव वेरी क्लोज टाइज। Geography is the stage where the drama of history is enacted. One can easily observe influence of geography on polity, economy, society, and culture of a country. The very survival of man as a species in the process of evolution was conditioned by geological and geographical factors. Geography plays an important role in the national character formation and influences the human behavior. साथियों, इतिहास और भूगोल एक दूसरे से बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। हम यह कह सकते हैं कि भूगोल इतिहास के नाटक के लिए एक स्टेज प्रदान करता है, या हम कह सकते हैं कि एक रंगमंच प्रदान करता है जहां इतिहास का नाटक खेला जाना है। और कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से भूगोल का प्रभाव हमारी राज्य व्यवस्था पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे समाज पर, हमारी संस्कृति पर किस तरह से पड़ता है, उसको बड़ी आसानी से जाना जा सकता है। किसी भी देश को, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस देश का जैसा भूगोल होता है वैसा ही उस देश का इतिहास होता है। दुनिया के बहुत सारे देश हैं, आप देखिए भौगोलिक रूप से वो भिन्न है। हमारे यहाँ भारत की बात करें तो हमारे यहाँ भारत में जो भारत का भूगोल है वो हमें ये देखते हैं कि उत्तर भारत में हिमालय है, तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ मैदानी इलाके हैं, हमारे यहाँ पठार हैं, हमारे यहाँ रेगिस्तान है, हमारा देश समुद्र से घिरा हुआ है। तो तरह तरह के भौगोलिक क्षेत्र हमारे यहाँ दिखाई पड़ते हैं। The very survival of man as a species in the process of evolution was conditioned by geological and geographical factors. तो मनुष्य के जीने के लिए जैसे एक अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है, मनुष्य वहीं पर जीवित रह सकता है जहाँ सर्वाइवल की कंडीशंस हों, या कहने का मतलब कि जहाँ जीवन जीने के संसाधन जहाँ पर उपलब्ध हों। और इसमें जो जियोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से भूगोल किसी भी देश के राष्ट्रीय चरित्र को निर्मित करने में और किसी भी देश के मनुष्य के बिहेवियर को या व्यवहार को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसे हम भारत में देख सकते हैं कि भौगोलिक विविधता के कारण हमें यहाँ तरह तरह का ह्यूमन बिहेवियर भी दिखाई देता है, और एक अलग तरह का नेशनल कैरेक्टर या राष्ट्रीय चरित्र जो है वो हमें दिखाई पड़ता है भारत में। साथियों, ऋग्वेद में काफ़ी बातों पर विचार किया गया है जो हमारे लिए जीवनोपयोगी है। ऋग्वेदा टॉक्स अबाउट अंडरलाइंग यूनिटी इन आवर थॉट्स। हमारे विचारों में जो एकता है उसकी बात करता है ऋग्वेद। कहते हैं एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। ऋग्वेद का एक मंत्र है कि एक ही सत्य है जिसके विषय में जो विद्वान लोग हैं प्रायः बात किया करते हैं। वेरियस नेम्स ऑफ द कंट्री, भारत के बारे के हमें बहुत सारे नाम मिलते हैं जिसमें कहा जाता है भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत माता। तो तरह तरह के नामों से हमारे देश को जाना जाता है और समय समय पर ये नाम दिए गए ऐतिहासिक कालों में। जियोग्राफिकली मैनी डिस्टिंक्ट रीजन्स ऑफ इंडिया, हिली कंट्री ऑफ नॉर्थ, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, द डेक्कन प्लेटो, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, द थार डेजर्ट। तो भारतवर्ष जो है वो कई भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ है, जिसकी अभी हमने चर्चा भी की कि उत्तर के पहाड़ी प्रदेश हैं और विशाल उत्तर भारत के मैदान हैं, दक्षिण के पठार हैं और
पूर्वी और पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान है। So we know from the reports of archaeologists that cities of ancient Indian cities were linked by regular trade in different times. तो प्राचीन भारत के जो नगर थे वो एक दूसरे से व्यापार वगैरह के माध्यम से जुड़े हुए थे, जैसा कि हमें हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हमारे पुरातत्वविद हैं, उनकी रिपोर्ट्स हमें बताती हैं। तो कहने का मतलब कि सारे नगर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, सबका एक दूसरे के यहाँ आना था, जाना था और आपस में मिलते जुलते रहते थे। तो इससे जो है एकता का जो सूत्र है वो और मजबूत होता था और विभिन्न रीति रिवाजों का पालन करने वाले, विभिन्न प्रकार के खान पान रखने वाले लोग आपस में जब मिलते थे तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे। अगर हम जनरल फीचर्स की बात करें, जनरल फीचर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी कि जो सामान्य विशेषताएं हैं, जो कि तो पहली विशेषता तो यही है कि भारत में एक मूलभूत एकता हमें दिखाई देती है। इंडिया एंड एथनोलॉजिकल म्यूजियम, रेशियल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड कास्ट डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे हमें, अब जैसे किसी विद्वान ने कहा है कि भारतवर्ष जो है वो एक म्यूजियम की तरह है। म्यूजियम का मतलब क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं अजायब घर, यानी जहाँ पे भांति भांति की वस्तुएं एक ही स्थान पर रखी रहती हैं, तो उसको हम म्यूजियम कहते हैं। तो भारतवर्ष भी एक म्यूजियम की तरह है। वो क्यों? क्योंकि अपने रेशियल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस और कास्ट डाइवर्सिटी की वजह से भारतवर्ष को एक म्यूजियम, यहाँ बहुत सारी जातियाँ रहती हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग हैं और कास्ट डाइवर्सिटी है। भारत के बारे में कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले और 8 कोस पर बानी। तो इसी से समझा जा सकता है कि कितनी डाइवर्सिटी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बड़े अच्छे तरह से समझाया है कि भारतीय जो संस्कृति है, भारत वो कैसे निर्मित हुआ है। वो कहते हेथाय आर्य, हेथाय अनार्य, हेथाय द्रविड़ चीन, शक हूण दल पठान मुगल, एक देह होलो लीन। तो भारत में बहुत सारी जातियां आई, विदेशी जातियां आई। अब कभी आर्य आए, अनार्य आए, द्रविड़ आए, चीन आए, शक आए, हूण आए, पठान आए, मुगल आए, और ये सब जो है भारत में उसी तरह से मिल गए। जैसे आप कह सकते हैं कि एक विद्वान ने एक बार कहा कि हम भारत आना चाहते हैं, तो भारत के बादशाह ने कहा कि हमारे यहाँ की सभ्यता और संस्कृति अलग तरह की है, तो आप यहाँ आके आपको परेशानी होगी। तो उसने ये कहा कि हम आपके यहाँ आकर के उसी तरह से घुल मिल जाएंगे जैसे पानी में शक्कर घुल जाती है। तो इसी तरह से ये सब जितने भी आर्य, अनार्य, द्रविड़, चीन, शक, हूण, पठान, मुगल आए, तो सब यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की सभ्यता में सब घुल मिल गए, जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं अपनी कविता में। ग्लोबल विजन ऑफ यूनिटी, एकता जो है वो भारत की जो एकता, भारत में एकता की जो भावना है वो केवल भारत तक ही नहीं सीमित है। भारत तो पूरे संसार को एक परिवार मानता है। ऋग्वेद में एक खिल सूक्त आता है जिसमें लिखा गया है कि यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, वेयर द वर्ल्ड बिकम्स अ नेस्ट, जहाँ जो है संसार एक घोंसला बन जाता है। तो दिस वैदिक मंत्रा टेल्स अस टू मैग्निफाई आवर ग्लोबल विजन। वी इंडियंस बिलीव इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये वैदिक मंत्र जो है वो हमें, हमारा जो ग्लोबल विजन है उसको और परिष्कृत करता है, और साथ ही साथ जो है हम लोग पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में, जिसे कहते हैं शांतिपूर्ण, हम भारतीय शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं।
और भी आप देखिए, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि यह तेरा है, यह मेरा है, इस तरह की बातें तुच्छ लोग कहते हैं, लेकिन उदार चरित्र वाले लोगों के लिए यह सारा संसार एक परिवार की तरह है। ये सारी पृथ्वी वसुधा, ये सारी वसुधा मतलब पृथ्वी, ये सारी पृथ्वी एक परिवार की भांति ही है। मित्रों, जियोग्राफिकल यूनिटी जो हमारी भौगोलिक एकता है, उसके संबंध में हमें बहुत सारे हमारे पूर्वज जो है वो बहुत कुछ लिख गए हैं हमारे लिए। जैसे भारतवर्ष के बारे में कहा जाता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत्र संतति। तो आप देखो कि जिसके हम ये देखते हैं कि समुद्र जो है कि उत्तर में हम देखते हैं कि आगे हिमालय पर्वत है, इसी तरह से दक्षिण में समुद्र है। हम ये देखते हैं कि इस देश को भारत नाम दिया गया है, और यहाँ की जो निवासी हैं, यानी जो भारतवर्ष की जो संतानें हैं, उनको भारतीय कहा जाता है। बहुत सारी हमारे यहाँ पवित्र नगरियाँ थीं जिनके बारे में लिखा गया है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तहिता मोक्षदायिका। 7 नगर जो है हमारे यहाँ बहुत पवित्र माने गए हैं, जिनमें अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती और तो इस तरह से ये 7 मोक्ष प्रदान करने वाली नगरियां हैं। और प्राय जो भारतीय हैं वो हमेशा इस प्रयास में रहते हैं कि एक बार अवश्य इन स्थानों पर वो अपने जीवन काल में जाएं। इसी तरह से बहुत सारी नदियां हैं जिनमें स्नान करने को करके पुण्य अर्जित किया जा सकता है, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी मान्यता है भारतवर्ष में। तो ऐसी तमाम नदियों का उल्लेख है हमारे यहाँ, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्नधि करु। तो जो सबसे पवित्र नदियां हैं वो गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी को माना गया है, और इनके जल में स्नान करना पुण्य का काम होता है। आर्य अम्लेक्षास्य कौरव्य तैर्मिश्रा पुरुषा विभो नदी पिबंतु विपुलाम गंगा सिंधुम सरस्वती। अर्थात भारतवर्ष में आर्य, म्लेच्छ तथा इनसे मिश्रित जाति के लोग रहते हैं, और ये विशाल गंगा, सिंधु तथा सरस्वती नदियों का जल पीते हैं। ऐसा जो है वो महाभारत के भीष्म पर्व में आता है। मित्रों, ऋग्वेद contains the description of 21 rivers scattered in almost every part of India। तो ऋग्वेद में 21 नदियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है जो भारत के विभिन्न भागों में फैली हुई हैं। अब जैसे आप बिखरी हुई हैं, फैली हुई हैं, आप कह लीजिए, इमं में गंगे यमुने सरस्वती शतुद्री स्तोमम सचता परुष्णया अस्किन्या मरुदद्दे बितस्यर्जी किए सुनिया सुसोमया। तो बहुत सारी नदियां हैं। अब जैसे आजकल उनको हम जैसे सरस्वती नदी है, गंगा है, यमुना है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम प्रयाग में माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि सरस्वती नदी संभवतः राजस्थान की तरफ जाके विलुप्त हो गई, इस पे काफ़ी विवाद है। शतुद्री जो है वो सतलज को कहा जाता था उस समय, ऋग्वेद के समय में। इसी तरह से परुष्णी जो है वो रावी नदी को कहा जाता था। इसी तरह से अस्किनी थी, चिनाब को कहा जाता था। और आज जो ब्यास है उसको बितस्ता नदी कहा जाता था ऋग्वेद के काल में। तो इस तरह से बहुत सारी नदियों का, 21 नदियों का उल्लेख है, जिससे हमें ऋग्वेद काल के भौगोलिक विस्तार का भी पता चलता है। The last 2 chapters 17 and 18 of काव्य मीमांसा
A famous Sanskrit poet Rajshekhar defines Aryavart and contains information on the divisions of ethnic and linguistic geography. In his description of Aryavart, he says Aryavart lies from east to west between the east and the west oceans, and from north to south between Himalayas and Vindhyas. Different geographical units are known as Purvanchal, Dakshinanchal, Paschimanchal, Uttaranchal, Madhyadesh and Antarvedi. He gives a vivid picture of different socio-cultural traditions of these entities and the inherent unity as well. साथियों, राजशेखर संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे। उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी काव्य मीमांसा, जिसके 17वें और 18वें अध्याय में उन्होंने जो एथनिक डिविजन्स हैं हमारे यहाँ की और जो लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी है उनके बारे में काफ़ी सूचना दी है, जो भाषाई भूगोल है। तो अपने वर्णन में, या हम ये कह लें कि अपने आर्यावर्त के वर्णन में उन्होंने बताया है कि आर्यावर्त की भौगोलिक स्थिति के बारे में संकेत किया है। वो कहते हैं कि आर्यावर्त कहाँ पे स्थित है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कहते हैं कि यानी कि पूर्व से पश्चिम तक, बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट ओशंस, तो पूर्व से पश्चिम समुद्र तक, और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बिटवीन हिमालयाज एंड विंध्यास, और विंध्याचल पर्वत से लेकर के हिमालय पर्वत तक का जो प्रदेश है वो, यानी दोनों समुद्रों और विंध्याचल से हिमालय पर्वत के बीच का जो प्रदेश है वो प्रदेश आर्यावर्त कहा जाता था। तो डिफरेंट जियोग्राफिकल यूनिट्स आर नोन। अब हमारे यहाँ आप देखिए बहुत सारी जो भौगोलिक इकाइयाँ हैं उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है आज भी। अब जैसे पूर्वांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल, उत्तरांचल, मध्य देश और अंतर्वेदी, तो ये नाम आज भी प्रचलित हैं। जो हमारे देश के जो पूर्वी प्रदेश हैं, जो पूर्वी हिस्सा है देश का, उसको पूर्वांचल कहते हैं। इसी तरह से जो दक्षिणी हिस्सा है उसको दक्षिणांचल कहते हैं, पश्चिमी हिस्से को पश्चिमांचल कहते हैं, एकदम उत्तरी हिस्से को उत्तरांचल कहते हैं, बीच का हिस्सा जो है वो मध्य देश है, अंतर्वेदी है। तो राजशेखर एक सजीव चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का, और जो हमारी अंतर्निहित एकता है उसके विषय में हमें बताते हैं अपनी पुस्तक काव्य मीमांसा। तो आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, तो आपको और विस्तृत जानकारी हो पाएगी। मित्रों, हम राजनीतिक एकता की बात करें, पॉलिटिकल यूनिटी, colonial notion that British rule had united India is wrong. There was an inherent unity in Indian civilization as it took shape in ancient India. India's unity was embedded in the classical Hindu texts and scriptures, as opposed to the narrative that India is a colonial state made by Mughals and British. तो ये एक बहुत गलत धारणा है कि ब्रिटिशर्स ने, या जब उन्होंने भारत में अपना उपनिवेश स्थापित किया तो उसके बाद जो है उन्होंने भारत को एकीकृत किया। तो ये वास्तव में एक साम्राज्यवादी विचारधारा है, साम्राज्यवादी धारणा है या उपनिवेशवादी धारणा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। भारतवर्ष की सभ्यता में एक अंतर्निहित एकता थी और प्राचीन काल से ही जो है इसने आकार ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। इंडियाज यूनिटी वाज एम्बेडेड इन द क्लासिकल हिंदू टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स। अभी हम लोगों ने पीछे कुछ संस्कृत के श्लोक देखे, तो जो हमारे यहाँ के क्लासिकल हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं यानी धर्म ग्रंथ हैं, और बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण है, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है, स्मृतियाँ हैं, बहुत सारे जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत सारे जो हमारे ग्रंथ हैं, उसमें हमें भारत में अंतर्निहित एकता की भावना दिखाई पड़ती है। तो इंडिया इज़ ए कॉलोनियल स्टेट मेड बाय मुगल्स एंड ब्रिटिश। तो ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव
ठीक नहीं है। तो इसके विपरीत अगर हम प्राचीन भारतीय स्क्रिप्चर्स को देखेंगे तो हमें भारत में अंतर्निहित एकता और विविधता दोनों ही दिखाई देगी। अब आप देखें कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ चक्रवर्ती, राजसूय एंड अश्वमेध, वाजपेयी एंड मेनी अदर यज्ञास, बहुत तरह तरह के यज्ञ होते थे। चक्रवर्ती राजा जो होता था वो उसे पूरे भारत का राजा माना जाता था। इसी तरह से राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे, वाजपेयी यज्ञ किए जाते थे, और जिनका बड़ा महत्व था। क्यों? तो जितनी दूर दूर तक इस यज्ञ के घोड़े जाते थे, और तो उतनी दूर तक अगर कोई राजा जो है वो उनको अपोज नहीं करता था, तो इसका मतलब ये था कि जो चक्रवर्ती राजा होता था पूरे देश में उसकी तूती बोलती थी और सभी लोग उसका आदर करते थे, सम्मान करते थे। तो इससे भी जो है एक एकता की भावना आती थी। जैसे हम महाभारत को देखें तो महाभारत के समय में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो दोनों पक्षों की तरफ से भारत के लगभग पूरे भारत के जो शासक थे वो सम्मिलित हुए थे किसी न किसी पक्ष में। साथ ही वो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त एंड मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, द मुगल्स फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब unified north and south. Marathas ruled over a vast area and in fact Britishers fought with Marathas to capture India. यहाँ एक दो बातें आपको समझनी चाहिए कि बहुत सारे शासक ऐसे थे हमारे यहाँ जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत दोनों पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था बहुत विशाल साम्राज्य था, जो उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था, बल्कि हम ये कह लें कि अफगानिस्तान से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। इसी तरह से अशोक का राज्य भी उतना ही बड़ा था। समुद्रगुप्त ने न केवल उत्तर भारत की विजय की बल्कि उसने दक्षिण भारत की भी विजय की। इसी तरह से मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इन लोगों ने भी उत्तर और दक्षिण को जीता। साथ ही मुगलों में अकबर ने दक्षिण भारत का द्वार खोला। आगे चल करके जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इत्यादि ने उत्तर और दक्षिण पे दोनों को यूनाइट किया, यूनिफाई करने मतलब एकीकृत करने का प्रयास किया। मराठा, यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखने की है। प्रायः यह कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने जो है वो भारत को, मुगलों से भारत को छीना। नहीं, ऐसा नहीं था। मुगलों से उन्होंने नहीं छीना था क्योंकि मुगल बहुत कमजोर हो गए थे उस समय तक। जो मराठा थे, मराठा एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर गए थे शिवाजी के नेतृत्व में, और आगे चल करके पेशवाओं के नेतृत्व में, खास करके बाजीराव पेशवा ने तो बहुत सारे युद्ध लड़े। तो उस समय, जिस समय अंग्रेज भारत पर कब्जा कर रहे थे, तो उस समय जो सबसे ताकतवर शक्ति थी वो मराठों की शक्ति थी। तो अतः अंग्रेजों ने मराठों को पराजित करके भारत के ऊपर अधिकार किया, न कि मुगलों को। ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों को मानना है, और ये सत्य भी प्रतीत होता है क्योंकि मुगल बहुत कमजोर हो चुके थे। वो स्वयं अपनी रक्षा करने के योग्य भी नहीं बचे थे। रिलीजियस यूनिटी की बात हम करें, हमारे धार्मिक एकता की, तो रामायण एंड महाभारत पिलग्रिमेज सेंटर्स, शैविज्म, वैष्णविज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड अदर माइनर रिलीजियस सेक्ट्स, fairs like Kumbh and others, people come from every corner of India, cultural messenger of India. अब देखिए यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। रामायण और महाभारत पूरे देश में पढ़ी और सुनी जाती है, और तो ये हमारे लिए एकता का काम करती है। जैसे अभी आप देखें राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, तो पूरे भारत के लोग जा करके वहाँ दर्शन कर रहे हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो राम में आस्था रखते हैं। इसी तरह से महाभारत के बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जिनको उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिनको पूजा जाता है और जिनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है। बहुत सारे हमारे पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र हैं, जहाँ पूरे भारत के लोग जाते हैं। और बहुत सारे हमारे धार्मिक स्थल
हैं जगह जगह देश भर में बिखरे हुए। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे जो धर्म हैं और छोटे छोटे रिलीजियस सेक्ट्स हैं। अब जैसे बड़े हमारे संप्रदायों में शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है, फिर उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी मानने वाले कुछ लोग हैं। उसके अलावा और भी छोटे छोटे बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय हैं भारत में। तो ये विविधता हमें भारत में दिखाई देती है। उसके अलावा आप देखें कुंभ मेला जो है वो, उसको अगर कहा जाए कि वो भारत का कल्चरल मैसेंजर है, यानी सांस्कृतिक दूत है, जो कि पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है। कुंभ मेले में उसके लिए कोई इंडोर्समेंट नहीं करना पड़ता, उसके लिए किसी को कोई विज्ञापन नहीं निकालना पड़ता। अपने आप लोग वहाँ पे आते हैं, भारी संख्या में आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं, विदेशों से आते हैं, और पूरे देश भर की संस्कृति एक जगह इकट्ठी हो जाती है। और किसी ने सही में ये कहा कि कुंभ मेला जो है वो चलता फिरता विश्वविद्यालय है। और तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति आता है तो बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ जानता है। और विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का कार्य कुंभ मेला बखूबी करता है, क्योंकि बहुत सारे विदेशी आते हैं यहाँ से, बहुत सारी यादें लेकर के जाते हैं। उनके लिए बड़े आश्चर्य और कौतूहल का विषय होता है कि कैसे इतना बड़ा मेला जहाँ करोड़ों लोग आते हैं, किस तरह से जो है ये इसका प्रबंध किया जाता है, और बिना कोई हिंसा हुए, बिना किसी तरह की महामारी फैले या इस तरह की मतलब कोई अवांछित घटना के इतना बड़ा मेला कई महीने तक, दो तीन महीने तक चलता रहता है। सांस्कृतिक एकता की बात करें तो देखिए, स्पाइट ऑफ difference in languages, customs, living and food habits, political systems, the fundamental basis of social and cultural life of the whole country is one and the same. तो विभिन्न भाषाओं, रीति रिवाजों, खान पान, राज्य व्यवस्थाओं वगैरह के अंतर के बावजूद भी हम ये देखते हैं कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में एक मूलभूत एकता हमें दिखाई देती है। यूनिटी ऑफ लैंग्वेज, भाषा की एकता। जैसे संस्कृत भाषा जो है पूरे देश में बोली जाती है, और हमारे देश की ही नहीं बल्कि बहुत सारी और भी भाषाएं, विदेशों की तमाम भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं। अब हमारे देश में 179 भाषाएं हैं और 545 डायलेक्ट्स हैं, जिसे उपबोलियां हम कह सकते हैं। और आफ्टर इंडिपेंडेंस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लैंग्वेज बेसिस, भारत की आज़ादी मिलने के बाद हम देखते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। एट प्रेजेंट 21 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज तो भारत में है। ये फिजिकल यूनिटी ऑफ लैंग्वेज के बारे में हम जान सकते हैं। संस्कृत, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, वो चाहे पंजाबी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, हिंदी हो, मराठी हो, सबकी जननी संस्कृत है। तो इसलिए भाषाई एकता भी हमारे यहाँ विद्यमान है मित्रों। एजेंसीज फॉर फॉस्टरिंग फंडामेंटल यूनिटी, तो मूलभूत एकता को बढ़ावा देने में किन लोगों का योगदान रहा है। अब जैसे आप देखें, सेजेस, सेंट्स, मिशनरीज एंड पिलग्रिम्स, तो बहुत सारे जो तीर्थयात्री हैं, मिशनरीज हैं, संत हैं, साधु हैं, ये देश भर में घूमते रहते हैं और ये एकता के संवाहक हैं। इसी तरह से इंपीरियल कॉन्करर्स, जो बहुत सारे हमारे यहाँ आक्रमणकारी आए, वो देश भर में घूमे। यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह का शासन है पूरे भारत में। हम एक ही संविधान हमारे पूरे देश में लागू है, एक ही शासन व्यवस्था लागू है, एक ही कानून व्यवस्था लागू है। लैंग्वेज एंड रिलीजन से, अब जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, संस्कृत कभी प्राचीन काल में राष्ट्रभाषा का कार्य करती थी। इसी तरह से हमारा जो सनातन धर्म है, इन्होंने भी हमें एक सूत्र में जोड़ करके रखा है। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि
अब रेलगाड़ी में बैठते हैं हम, एक जगह से एक नगर से दूसरे नगर जाते हैं, देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं, तो विभिन्न भाषा भाषियों से, विभिन्न धर्मों के लोगों से, विभिन्न रेशियल डिफरेंस होता है, जिनमें ऐसे लोगों से उनके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो इससे भी राष्ट्रीय एकता आती है। ये भी राष्ट्रीय एकता का एक संवाहक है। कॉमन हिस्ट्री है हमारी पूरे देश की, राष्ट्रवाद की भावना हम में है। इसी तरह से आजकल क्या है कि आज का जो समय है वो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का समय है, या सूचना क्रांति का समय है। इसलिए अब दुनिया बहुत छोटी हो गई है। हम केवल भारत की ही ना बात करें, बल्कि पूरी दुनिया बहुत छोटी हो गई है। हम सूचना क्रांति हो गई है, कहीं भी किसी के संपर्क में हमेशा रहते हैं। दुनिया में क्या घटनाएं हो रही हैं, कहाँ क्या हो रहा है, इन सब से हम सदैव परिचित रहते हैं। सुदूर प्रदेश में बैठे व्यक्ति से भी हम तुरंत बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरह से अब संसार जो है वो सूचना क्रांति के कारण जो है वो सिकुड़ करके बहुत छोटा हो गया है। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाच संदना नाना धर्माणाम पृथ्वी यथौकसम सहस्रधारा द्रविड़स्य मेदुहाम ध्रुवेव धेनुरप स्फुरंती। अथर्ववेद का एक मंत्र है जिसका अर्थ है कि भारत को अनेक धर्म, अनेक भाषा, नाना विचार, मिसप्रिंट हो गया ध्यान, नाना विचार व अनेक संप्रदायों का देश स्वीकार करते हुए भी भारत की तुलना उस माता से की गई है जो अपने समस्त पुत्रों को समान रूप से दूध रूप वरदान की सहस्रधारा का झरना बहाती रहती है, और इसके छोरों को जोड़ने वाले मार्ग सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। तो ऋग्वेद का ये मंत्र जो है अपने आप में ही विविधता में एकता की बात करता है। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। शुभ रात्रि।